हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये क्लास यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का टॉपिक है फिज़िक्स। हम इसको एक ही क्लास में देखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, यानी 3 क्लास में पूरी साइंस को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम टाइम कम है हमारे पास, 17 मार्च का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है दोस्तों। इसी को देखते हुए हम 1 क्लास 1 सब्जेक्ट, यानी एक ही क्लास में एक सब्जेक्ट को करने की पूरी तरीक़ा से कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो यूपी पीसीएस बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है दोस्तों। आपको बता दूं, एक नहीं बहुत सारे, जैसे कि यूपी पीसीएस बीईओ, यूपी पीसीएस कंप्यूटर असिस्टेंट, यूपी पीसीएस प्री फूड, और बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है। उन सारे एग्ज़ामों के आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, यानी टू द पॉइंट क्वेश्चन प्लस आंसर। इस फॉर्म में मैंने इसको किया है तैयार। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं, इसमें जो यूपी पीसीएस में जो ऑप्शनल होता था पहले, वो ऑब्जेक्टिव होता था, उसके भी क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, वहीं से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको बता दूं, वैसे तो जो साइंस का पोर्शन है, थोड़ी समय लूँगा मैं, यानी जो साइंस का पोर्शन है वहाँ से आपके 20 प्लस क्वेश्चन आने कंपलसरी हैं दोस्तों। उसमें होगी बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आने कंपलसरी हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो इस वजह से जो सामान्य विज्ञान है, ये आपके लिए बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आना कंपलसरी हैं। वहाँ से भी जो फिज़िक्स और बायोलॉजी है, यहाँ का पोर्शन सबसे ज़्यादा रहता है दोस्तों। केमिस्ट्री एक बार के लिए आप स्किप करेंगे, स्किप नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे इम्पोर्टेंट, तो आपका काम कर चल जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो फिज़िक्स से आज तक पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। चलिए चलते हैं। जैसा कि पहला है दोस्तों कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर होगा तो कितना होगा, 93। आगे है दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो वो क्या है दोस्तों, डायोप्टर। ठीक है दोस्तों। आगे है पारसेक किसकी इकाई है, तो किसकी है दोस्तों, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक। आगे है लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये कौन सी है दोस्तों, फर्मी मीटर, और इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। आगे दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। आगे है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है, तो वो कितने, 159। ये यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया था। ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे है चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान दोस्तों वही होगा जो भार है, क्योंकि जो पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं, जैसे पृथ्वी पर 60 किलो है तो वहाँ पर कितना रह जाएगा, 1/6 भाग दोस्तों, यानी 10 किलो। लेकिन क्या भार बदलेगा, द्रव्यमान वही रहेगा। ये भार बदलता है ग्रेविटी के कारण दोस्तों। सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सी है दोस्तों, विस्थापन। सदिश राशि वह राशि होती हैं जिनमें दिशा और मैग्नीट्यूड, यानी परिमाप दोनों हों। और अदिश राशि वो और होती हैं जिसमें ओनली परिमाप हो, दिशा ना हो। आगे है दोस्तों, माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो कौन सी, सेंटीमीटर दोस्तों क्लास को पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जितने भी तथ्य बनेंगे वो सारे इसी में मिल जाएंगे, गारंटी के साथ बोलता हूँ। आगे है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी, ऊर्जा की।
आगे दोस्तों मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है विद्युत उत्पादन की। आगे है दोस्तों किलोवाट घंटा, मात्रक है किसका है, विद्युत ऊर्जा का। आगे है किलोवाट घंटा का मान कितना है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आगे दोस्तों अगला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। आगे दोस्तों वायु की गति नापी जाती है किससे, एनीमोमीटर से। आगे दूरी की इकाई नहीं है, कौन सी नहीं, वर्ग मील, वो उसमें क्वेश्चन था इस वजह से। ये है सही मिलान वाले, यानी एनीमोमीटर वायु की गति, एमीटर विद्युत धारा, टेकोमीटर घूर्णन गति, पायरोमीटर उच्च ताप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, ये कुछ यंत्र हैं नापने वाले, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। उच्च वेग मेक में, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, दाब पास्कल में, जूल जो ऊर्जा है वो किस में नापते हैं, जूल में। आगे दोस्तों त्वरण, त्वरण का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का क्या है, न्यूटन। कार्य का क्या है, जूल। आवेग का क्या है, न्यूटन सेकंड। आगे दोस्तों क्यूसेक, क्यूसेक क्या है, द्रव प्रवाह की दर। बाइट कंप्यूटर की इकाई है। रिएक्टर यानी जो भूकंप की तीव्रता नापते हैं किसमें, रिएक्टर में। बार किसका है, ताप का मात्रक। आगे तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम दोस्तों, ऊर्जा का जूल, ध्वनि की तीव्रता का डेसिमल, आवृत्ति का हर्ट्ज दोस्तों। आगे दोस्तों वॉट का शक्ति, नॉट का समुद्री जहाज की गति। आगे दोस्तों नॉटिकल मील नौ संचालन की दूरी, कैलोरी ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, वेक्टर परिमाण क्या है, बल। ठीक है दोस्तों, आगे है अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी नैनो सेकंड से कम अर्थात नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। ठीक है, ये आया था दोस्तों BEO एग्जाम 2006 में। आगे है पायरोमीटर, पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापी यानी बहुत सारे तापमान को नापने वाला क्या है, पायरोमीटर। यानी 500 सेल्सियस से अगर ऊपर है तो उसको नापेंगे तो किस में, पायरोमीटर में। आगे है पाइरहेलियोमीटर, इसका प्रयोग होता है सोलर रेडिएशन को नापने में। एक ही चीज़ है दोस्तों, पायरोमीटर ये 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। 1500 या 500 से अधिक अत्यधिक उच्च ताप को नापने में प्रयोग होता है पायरोमीटर। अब तो देखो दोस्तों पायरोमीटर कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बार यूपीपीसीएस बार बार रिपीट कर रही है पायरोमीटर को ही। आगे फिर वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त किया जाता है, फिर भी यही है पायरोमीटर, पूर्व विकिरण पायरोमीटर। आगे सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालन में। आगे है दोस्तों वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग होता है हाइग्रोमीटर। आगे भूकंप की तीव्रता को मापने में सिस्मोग्राफ। आगे दोस्तों कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता है क्या, द्रव क्रिस्टल। आगे दाब रक्तदाब मापने के यंत्र कौन सा है, सिस्मोग्राफ, स्फिग्नोमीटर, सॉरी क्या है दोस्तों, स्फिग्नोमीटर। आगे डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। आगे है ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है कहाँ, पौधों की वृद्धि दर नापने में। आगे है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता कैसी होती है, उच्च संचालन शक्ति। आगे दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर और 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। आगे दोस्तों वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। अगला है दोस्तों प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। आगे दोस्तों
ये सही मिलान वाले हैं, यही बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। अमीटर का विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला भार। आगे स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्पिग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर जो कैरेट में होता है कि 18 कैरेट, 20 कैरेट के 19 कैरेट जो सोना होता है, तो सोने की शुद्धता किस में नापते हैं, यानी कैरेटोमीटर में। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर। आगे है वायु का वेग किस में नापते हैं, अमीटर में। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से। वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर से दोस्तों। आगे है आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है किसमें, फैदम में। आगे है दोस्तों झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो वह माप करता है मस्तिष्क का। आगे डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है, ध्वनि परावर्तन। आगे दोस्तों सोनोग्राफी में तरंगें या किरणें प्रयुक्त होती हैं, पराश्रव्य तरंगें प्रयोग होती हैं दोस्तों। ये हमारा 2 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। ये एक तरह से रिवीजन है दोस्तों। इसको क्लास को पूरा देखें क्योंकि इसमें वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में आते ही हैं। यानी अगर आपके 20-25 क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से ही बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं दोस्तों। आगे है कुछ मैकेनिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये वाला चैप्टर है दोस्तों। यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, जैसे धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, अपकेंद्री बल। आगे प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया का नियम क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों। कौन सा है, तीसरा। आगे लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट कहाँ, ऊपर की ओर त्वरित होती है तब। आगे दोस्तों एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार क्या हो जाएगा, शून्य। यानी ये बोल रहा है एक पानी का गुब्बारा लो, उसमें 200 ग्राम पानी भरो, फिर उसके बाद जल में ही उसको डुबा दो, तो उसका जो भार है वो क्या हो जाएगा, शून्य। आगे है जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और जो मात्रा अपवर्तित रहती है, यानी जो द्रव्यमान है वो अपवर्तित रहता है। आगे है जब किसी वस्तु को आगे दोस्तों जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है दोस्तों। कितना हो जाता है, वस्तु का 1/6 हो जाता है। आगे है यानी यहाँ पे 10 किलो है तो सॉरी यहाँ पे 60 किलो, तो वहाँ कितना बचेगा, 10 किलो क्या भार, लेकिन द्रव्यमान वही होता है। आगे है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है क्या, घनत्व दोस्तों। आगे है अगला, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक संतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी, क्या नहीं बदलेगा, आयतन। आगे है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसकी इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है दोस्तों। ये दोस्तों 2 बार आ चुका है, 94 में आया था, 2012 में आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर ऊपर आते आते कैसी हो जाती है, भारी। इसमें क्या लगता है, स्लैब की छाप लगता है। कौन सा दोस्तों, स्लैब। आगे है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, ये तो इतना पूछा जाता है कि दोस्तों आपको क्या बताऊं। इसका कारण है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर से रहती है। कौन सा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन
तल के अंदर रहती है दोस्तों। आगे दोस्तों मैं और जूम कर देता हूँ। आगे है समान गति से जा रही हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति बम के ठीक ऊपर ही रहेगी दोस्तों। आगे प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पर? ऊपर के छिद्र के क्षेत्रफल पर और उस पर रखा गया वजन पर दोस्तों। आगे है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकालने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी आ जाती है दोस्तों। आगे है रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे है जेट इंजन कार्य करता है दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन अभी आ चुका है ROA में। आगे है दोस्तों यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम क्या होगा? वस्तु का भार शून्य होगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा दोस्तों। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपका जो वेट अधिक है वो तो क्या हो जाएगा? शून्य। यानी जितना है वही, लेकिन जो परिणाम है द्रव्यमान वो वही रहेगा। आगे है दोस्तों यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह जब जितना है उसका कितना हो जाएगा? 4 गुना दोस्तों। आगे है दोस्तों किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ पर? ध्रुवों पर। आगे दोस्तों लोहे की एक गेंद जिसका भार पृथ्वी पर कितना है? 10 किलोग्राम, वह अंतरिक्ष में भार क्या होगा? शून्य। क्यों? वहाँ बिल्कुल ग्रेविटी नहीं है दोस्तों, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है कहाँ? ध्रुवों पर, और न्यूनतम कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। आगे दोस्तों वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है किसको? तूफान को। आगे है एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी दोस्तों इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है, जो न्यूटन का तीसरा लॉ है वो। आगे है कि पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो उसका जो पानी की सतह कैसी रहेगी? अपवर्तित, कोई ना पानी बढ़ेगा ना कम होगा। आगे दोस्तों इसमें लेटेंट हीट का कंसेप्ट लगता है दोस्तों। आप कंसेप्ट में ना जाएं क्योंकि आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, और यहीं से आप 1-2 बार इस क्लास को देखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे है एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गर्तवर्धक के साथ, यानी आगे गति बढ़ रही है, यानी समान गति से नहीं चल रही है। आगे दोस्तों कि नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण बल। आगे है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 सेल्सियस पर दोस्तों। आगे है दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। आगे दोस्तों एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठा हुआ यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व का नियम वो है। आगे है वायु शक्ति में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, क्या है? गतिज ऊर्जा। ठीक है। आगे है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह के ऊपर होता है 1/9 भाग। ठीक है दोस्तों, बाकी का नीचे होता है। आगे है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है वहाँ पर, गुरुत्व के कारण। आगे है
जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, 4 गुनी दोस्तों। आगे है एक अंतरिक्षयान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, वह अंतरिक्षयान के साथ ही गति करेगा। आगे दोस्तों, कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियाँ एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता है द्रव क्रिस्टल दोस्तों। ये रिपीट है क्वेश्चन। आगे है जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपवर्तित रहता है, लेकिन भार कैसा हो जाता है, शून्य, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है दोस्तों। आगे दोस्तों, कि अपनी कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा करता है अवकेंद्री बल के कारण दोस्तों। आगे है अगला चैप्टर है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोमैटर। आगे है जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो गठित होती है त्रिज्या बढ़ जाती है दोस्तों। आगे है विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। ठीक है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर ही रहेगा दोस्तों, चाहे आप पृथ्वी पर हो, चाहे सूर्य पर पहुंच जाए, चाहे कहीं पे भी। जो भार है वो भार में परिवर्तन आता है। आगे दोस्तों एक बार फिर कहूँगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक का बटन दबा दें। आगे दोस्तों, एक कमज़ोर बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे है अर्धचालक है सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक के उदाहरण है। आगे साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जिस दिन कम हो जाएगा जिस दिन वो नहीं बनेंगे बुलबुले। आगे तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल का तनाव पानी से कम है। ठीक है दोस्तों, इसमें डेंसिटी का कंसेप्ट लगता है। आगे है लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। आगे है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बने जहाज पानी पर तैरते हैं क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है दोस्तों। आगे जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है वह कुछ ऊपर उठता है। आगे हम कमरे के तापमान पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक दोस्तों। आगे है अगला दोस्तों साउंड ऑफ वेव मोशन। यदि BA, BW, BS क्रम से वायु, जल और इस्पात में ध्वनि का वेग है तो सबसे ज़्यादा किस में रहेगा दोस्तों, वो रहेगा वायु में, सबसे कम वायु में, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा किस में, जल में, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा रहेगा इस्पात में। तो ये है इसका क्रम। आगे खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि क्या है, GM क्रॉप यानी जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। आगे है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कहाँ, किसमें, इस्पात में दोस्तों। अगला है दोस्तों सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिमल स्तर पर प्रदर्शित करता है 20 डेसिमल दोस्तों। आगे ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच निर्भर करती है आवृत्ति पर दोस्तों। आगे है ध्वनियों के छोटे विभाजित ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, ध्वनि ग्राम। आगे दोस्तों ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें, स्टील में दोस्तों। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं कौन सी, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे दोस्तों। आगे हैं दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त जो तकनीक है वो क्या है, आवृत्ति मॉड्यूलन। ठीक है। आगे है किसी टीवी सेट को चलने के लिए रिमोट नियंत्रित इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है आवृत्त या रेडियो तरंगे। आगे ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती हैं 80 डेसिमल से अधिक वाली। आगे है
थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है संचालन या संवहन या विकिरण प्रक्रिया से। आगे है दोस्तों, ये बोला जो थर्मस है, थर्मस में जो पानी है लंबे समय तक गर्म या ठंडा बना रहता है। ठीक है, आगे है ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि। आगे है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में क्योंकि उनको माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। आगे पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं दोस्तों। आगे सोनार में हम उपयोग करते हैं किसका, पराश्रव्य तरंगों का दोस्तों। आगे है नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच उदाहरण है किसका, डॉपलर प्रभाव का दोस्तों। आगे है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में या स्टील में। आगे है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह को सुनने वाले माध्यम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो कितनी है 16.5 मीटर। जब आप बोलते हैं वही आवाज़ आपकी वापस लौट कर आए उसके लिए। ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह दोस्तों। आगे दोस्तों चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, उनका ही प्रयोग करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं दोस्तों। आगे है ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचारों के लिए किया जाता है, ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित करती हैं। ये सभी गुण हैं किसके, पराश्रव्य तरंगों के। आगे है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है कौन सी, एक्स किरणें दोस्तों। आगे है किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या है, अनुरणन। ठीक है, आगे दोस्तों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है क्या दोस्तों, रडार। आगे है वह तरंगें जो कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं कौन सी हैं दोस्तों, पराश्रव्य तरंगें। आगे है दोस्तों वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकते हैं कौन सी दोस्तों, पराश्रव्य तरंग। आगे है वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती हैं और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं कौन सी है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगें। आगे है तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है गामा किरणों में। आगे लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित होती है ऊर्जा के द्वारा। आगे प्रेक्षागृह की दीवारों और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती है ध्वनि का अवशोषित और प्रतिध्वनि से बचाने के लिए दोस्तों। आगे है एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सह यात्री को सुन नहीं सकता किसके कारण, ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है, कोई भी वातावरण नहीं है, यानी कोई माध्यम नहीं है दोस्तों कुछ दिक्कत हो गई, इस वजह से इस क्लास को हमको यहीं पे रोकना पड़ रहा है दोस्तों। आपका जो बाकी की फिजिक्स बची है वो सेकंड क्लास में ये ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों रिवाइज कर डाल दूंगा दोस्तों, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। आपका जो ऊष्मा बची है दोस्तों आपको दिखा दूं, ऊष्मा है, ऊष्मा के बाद प्रकाश है लाइट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। और हैं चैप्टर, आगे है विद्युत धारा या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। आगे दोस्तों चुम्बकत्व नभ की भौतिकी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विविध है
इसी के साथ दोस्तों ये आपकी फिज़िक्स ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद रसायन विज्ञान है। तो दोस्तों ये क्लास मुझको किसी कारण से कुछ दिक्कत हो गई है, उस वजह से मुझे रोकनी पड़ रही है दोस्तों। इसको क्लास को हम 2 पार्टों में करेंगे दोस्तों। एक और पार्ट आएगा इसका, इससे इसी के साथ आपकी पूरी फिज़िक्स ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, जो मैंने आपसे बोला था कि एक चैप्टर एक दिन में होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक दिन में 2 क्लास कर दूँगा, जिससे कि आपके दोनों चैप्टर हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।